बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं KMU MDK 2025 का फिजिक्स पोर्शन। मेरे पास है कोड B और इसमें जो फिजिक्स पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 82 से 117 तक है। यानी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फिजिक्स एमसीक्यूज और उसका यहाँ पर की भी बनाएंगे और देखते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और आपको फिर अपने साथ कंपेयर करें कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। तो फिर कमेंट्स में अपने मार्क्स भी बताइएगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सबसे पहले है 82। तो 82 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर इज सच दैट इट कि लेंज लॉ के मुताबिक किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है वो क्या करता है। हमने ये पढ़ा था कि उसकी वजह से बनने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज करता है। इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी 82 के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन ए आता है। इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 83 नंबर क्या कहता है। इन अ प्योर कैपेसिटेंस एसी सर्किट द करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 लीड द वोल्टेज बाय 90 इज इन फेज विद द वोल्टेज या लीड द वोल्टेज 90। हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो प्योर इंडक्टर होता है तो उसमें वोल्टेज की ये वाली जो आपके पास डायरेक्शन बनती है तो करंट यहाँ पर मैक्सिमम होता है और ये करंट जो है फिर ये यहाँ से आएगा और ऐसे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय 90, ठीक है। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी 83 के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन बी आता है, सही है। 84 को देखते हैं। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड्स द डायोड D1 एंड D3 आर। हमने ये पढ़ा था कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, उसमें 4 डायोड्स होते हैं 1 2 3 एंड 4। कहता है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर D1 और D3 जो है वो क्या करता है। तो हमने ये पढ़ा भी था लेक्चर के अंदर कि ये उसको अल्टरनेट स्विचिंग होती है। मतलब अगर ये 2 और 4 जो है वो अगर ऑन होते हैं फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो ये वाले उसके अंदर क्या हो जाते हैं, रिवर्स बाइस होते हैं और इसमें ये इनकी अल्टरनेटिंग स्विचिंग होती है और वो ऑटोमेटिक जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स में इस तरह होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आता है बी, ठीक है। तो 84 के अंदर भी आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। तो इसी तरह 85 के अंदर देखते हैं क्या है। द एनर्जी ई ऑफ क्वांटम इज गिवन बाय इक्वेशन के जो क्वांटम स्टेट में जो इसकी एनर्जी होती है वो कौन सी इक्वेशन के मुताबिक सही है। E = mc², E = hf या E = ½ mv² या E = qv। तो 85 के अंदर भी पूछ रहा है और हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी जो क्वांटाइज होती है आपके पास ये कोई न्यूक्लियस है और ये शेल है उसके किसी भी एटम के। तो आपने पढ़ा था कि इसकी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी क्वांटाइज है और वो है E = nhf। तो इसमें n जो है वो 1 है और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 85 में वो भी क्या है, बी। क्लियर? अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 86 में वो पूछता है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द ब्रैकेट सीरीज लाइज इन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ब्रैकेट सीरीज जो है वो कहां पे लाई करता है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड या एक्सरे। इसी तरह अगर ये आपके पास कोई भी स्टेट हो और हमने ये पढ़ा था कि n यहां से 5 6 7 8 या 9 में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट से आएगा, जो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो 4 में आएगा, ठीक है। और इसके लिए जो उसकी एनर्जी थी हमने पढ़ा था कि IR में होती है और यहाँ पर IR जो है वो 86 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आता है, सी आता है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और बहुत ज्यादा जो है ये एनर्जेटिक होता है। क्लियर? तो ये जो 86 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। फिर आपके 87 में पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ न्यूक्लियर डिके। तो आपको कहता है कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो कहता है कि इनमें से न्यूक्लियर डिके को कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो इट अकर्स बोथ स्पॉन्टेनियसली एंड रैंडम, इट अकर्स ओनली व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड, इट अकर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ ईच टाइम,
इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियर डिके जो है ये स्पॉन्टेनियस भी है और ये रैंडम भी है। अगर देखा जाए कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक कंटेनर है, एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर ये आपके पास कुछ जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें डिके होना है तो इनमें से आपको जाहिर बात है खुद ब खुद डिके होंगे, रेडियोएक्टिव है, लेकिन इनमें से आपको कोई भी नहीं पता चलेगा, ये रैंडम प्रोसेस है कि इनमें से अगली बारी किसकी है, ठीक है। कोई भी यहाँ से जो है वो मतलब डिके हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें है 87 में ए ऑप्शन है कि ये स्पॉन्टेनियसली भी है और रैंडम भी है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 87 इज ए। क्लियर है? अच्छा, अब मैं देखूं जरा कि मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है या वैसे लगाऊं। यस, हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब 88 में कहता है अ बोट मूव्स 4 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, कि एक बोट है, कश्ती है, वो क्या करती है 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है और उसके बाद 3 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाती है। फिर कहता है अनदर बोट मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ फर्स्ट, कि वो 3 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ पहले जाती है, उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट में जाती है। तो फिर कहता है कि नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मतलब बेस्ट है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर मतलब बना दूं कि ये है आपके पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये बोर्ड 1 के लिए, और इसी तरह यहाँ पर ये दूसरा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। क्या कहते हैं कि 4 किलोमीटर वो पहले ईस्ट में जाती है और फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी 1 2 3 4, ये यहां तक 4 तक आ गई, उसके बाद जो है 1 2 3 यहां पर ये, और फिर कहता है कि इसमें क्या होता है, इसमें ये पहले 3 जो है वो नॉर्थ में जाती है, 1 2 3 और फिर ये 4 1 2 3 4। तो आप देखोगे कि इनका जो मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है तो आप कहोगे कि बोथ द बोट्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो क्या है, सेम है। बी ऑप्शन कहता है द फर्स्ट बोट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड बोट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, ये भी नहीं हो सकता। फिर तीसरे कहता है कि हाँ दोनों का जो है डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसी तरह 88 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी क्या है, ए है। क्लियर है? अच्छा, अब 89 में आप देखें द एरिया अंडर द लाइन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वुड बी अ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। कहता है कि आपके पास मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये आपके पास टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट है। एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। तो कहता है कि ये जो आपके पास ग्राफ बन रही है इसकी, तो ये कैसे होगी, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल होगी। तो जाहिर बात है कि ये जो आपके पास बन रही है ये क्या है, रेक्टेंगल है, और इसमें जो रेक्टेंगल है 89 में वो है बी नंबर पे। तो 89 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। क्या है, बी। अच्छा, 90 में कहता है a car start from rest to move with a uniform acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि एक कार है, यहां से ये एक कार है, ठीक है, और ये रेस्ट से आती है, रेस्ट में है यहाँ पे, तो रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ये इस तरफ एक्सेलरेशन के साथ आ रही है, तो कहता है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब आपको कहता है कि 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब अगर ये इस तरफ 5 सेकंड के लिए मूव करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है यानी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। ऑप्शन है इसमें 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 18 मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, तो ये क्या हो जाएगा, Vf इज इक्वल टू Vi0 प्लस A जो है वो कितना है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 3, और कितने टाइम के लिए मूव कर रहे हैं, 5 के लिए, सेकंड के लिए। तो Vf इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और इसमें जो 15 मीटर पर सेकंड है 90 में
वो है आपका करेक्ट ऑप्शन सी। तो 90 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी। 90 के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। क्लियर है? आज दोनों मार्कर भी साथ नहीं दे रहे मेरे, ठीक। अच्छा, अच्छा अब 91 को देखो कि अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग इन स्टेशनरी बस, कि एक स्टेशनरी बस है, रेस्ट पे है, और उसके अंदर जो पैसेंजर है वो बैठे हुए हैं या मतलब है अंदर। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, कि जब बस सीधा जो है वो आगे की तरफ जाती है, द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, कि उसके पैसेंजर जो है वो बैकवर्ड यानी पीछे की डायरेक्शन में वो गिर जाते हैं। इस फिनोमेना को बेस्ट कौन एक्सप्लेन करता है? तो हमने ये पढ़ा था कि इसको सबसे बेस्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है इनर्शिया। कि जाहिर बात है कि जब कार रेस्ट में थी, बस रेस्ट में था, तो वो पैसेंजर भी रेस्ट में थे। अब बस जो है वो सडनली मोशन में आती है फॉरवर्ड, लेकिन उसके अंदर जो पैसेंजर है वो कहता है नहीं, मेरे ऊपर तो फोर्स नहीं लेगी, मैं तो रेस्ट में रहूंगा, ठीक है। तो फिर जब वो आगे की तरफ जाता है तो ये बैकवर्ड गिरता है, और इसको सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया था इनर्शिया ने। और इसमें 91 में करेक्ट ऑप्शन है सी, और वो है इनर्शिया। ये 91 के अंदर भी क्या है? सी आ रहा है। 91 के अंदर भी क्या है? सी आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 92 को जरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल भी है। कहते हैं अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 45 विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अर्थ से उसको आप कर रहे हैं, ठीक है, कि अर्थ सरफेस के ऊपर आप एक प्रोजेक्टाइल को यूं आप फेंक रहे हैं, उसको किस एंगल के साथ? 45 के साथ। मतलब ये आपके पास अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हैं, इसका एंगल जो है वो 45 बन रहा है, और किस वेलोसिटी के साथ? वी नॉट कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको कहता है कि इसमें आप दो केसेस लेते हैं। सेम कंडीशन आप क्या करते हो? विदाउट एयर रेजिस्टेंस, और सेम कंडीशन आप क्या करते हो? एयर रेजिस्टेंस में। तो कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट इसको एक्सप्लेन करती है? कि एयर रेजिस्टेंस वाला जो है, यानी आर ए जो है उसकी रेंज ज्यादा होगी आर डब्ल्यू से विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक। फिर बी आपको क्या कहता है कि आर डब्ल्यू विल बी ग्रेटर टू आर ए बिकॉज ग्रेविटी इज अनचेंज। फिर तीसरा कहता है कि आर ए विल बी लेसर देन आर डब्ल्यू, कि आर ए जो है यानी एयर रेजिस्टेंस वाला, वो उसकी रेंज कम होगी विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाली। और ये बात सही भी है कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो एयर इसको रोकती है, एयर इसको रेजिस्ट करती है, यहाँ पर नहीं है, तो जाहिर बात है इसका रेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन इसके साथ एक बात और भी बता दी है कि एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस हॉरिजॉन्टल स्पीड, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है एयर इसको क्या करती है? रेजिस्ट करती है। तो इसी तरह 92 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो 92 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो भी क्या है? सी है, ठीक है। अब देखते हैं 93 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। कहता है कि a 0.02 kg बुलेट मूविंग विद a velocity of 300 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुलेट है ये, ठीक है, इसका मास है कितना है? 0.02 kg, और कहता है कि इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब ये जो मूव कर रही है इसकी v1 जो वेलोसिटी है वो कितना है? 300 मीटर पर सेकंड। कहता है कि ये क्या करती है? ये एम्बेड इटसेल्फ 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, कि ये एक ब्लॉक के साथ हिट करती है, उसके ऊपर लगती है, और ब्लॉक का जो मास है m2 जो यहाँ पर है वो कितना है? 2 kg है, ठीक है। अब आपको कहते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बुलेट सिस्टम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, कि जब ये बुलेट उस ब्लॉक के ऊपर लगती है, ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा, जिसका मास है 2 kg, ये बुलेट इसके ऊपर लगती है, उसका मास कितना है? 0.02, उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये इसका मास भी गिवन है, लेकिन आपसे पूछता है कि ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम सेम रहेगी। अगर आप देखें तो आपके पास होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2,
ये कितना है, मास कितना है 0.02 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी कितनी है 300 इज इक्वल टू इसका मास कितना है 2 और इसकी जो वेलोसिटी है इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये x है, इसको मेजर करना है तो इसको 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 कि ये ब्लास्ट जो है ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो इस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ आएगा और 93 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बी है। तो 93 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बी और ये है 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहां पर है प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज करेक्ट, कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है आप बता दें। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंज कंटिन्यूअसली ड्यू टू ग्रेविटी, के वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज होता है ग्रेविटी की वजह से। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या रहता है अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये गलत है। कहता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट, कि अपवर्ड जो उसका y कंपोनेंट बन रहा है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता है, ये भी नहीं है। तीसरा क्या कहता है एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0, यस ये सही है। कहता है कि जब आप वर्टिकल कंपोनेंट में जाओगे हाईएस्ट पॉइंट पे इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन उसका vx जो है वो रहता है, वो 0 नहीं होता, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है वो क्या कहता है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0 एट द पीक ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, कि ऊपर जहां पर उसका पीक होता है समिट पॉइंट होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 होती है, लेकिन ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर है सी, के हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी vy 0 हो जाती है, ठीक है, vy क्या हो जाती है 0 हो जाती है, और ये जो vx है ये रहता है इस तरफ से मूव करता है। तो 94 के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन सी है, तो 94 के अंदर करेक्ट ऑप्शन सी है, 94 के अंदर, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद है 95, उसको जरा देखें। कहते द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्क डन, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर या मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क को तो पावर कहते हैं, लेकिन इंस्टेंट ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, और इसमें 95 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आ जाएगा बी, यानी 95 के अंदर करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है बी है। अच्छा, इस तरह अब आपके पास है 96 न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको आप अंडरस्टैंड कर ले। कहते हैं a 5 kg बॉडी falls from the height of 30 मीटर toward the ground, कि एक 5 kg ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड गिर रहा है, एक 5 kg ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है डाउनवर्ड गिर रहा है, इसका मास कितना है 5 kg, ठीक। अच्छा, अब आपको कहते हैं कि कितने हाइट से गिर रहा है 30 मीटर से, और फिर आपको कहता है कि इसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन आप बता दें कि कितनी एनर्जी है यहाँ पर जो हीट में कन्वर्ट हो गई। तो हम बता देंगे कि जाहिर बात है ऊपर से जब ये गिर रहा है तो ये इसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर है mgh, ठीक है। m कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, तो इससे आंसर आता है 1470 जूल, और ये सारी एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हुई है किस चीज के अंदर 96 के अंदर, जो करेक्ट ऑप्शन आता है 1470 वो है सी 96 के अंदर, ठीक है। अब 97 को जरा देखते हैं। 97 में क्या कहता है टू स्टूडेंट्स ए एंड बी ईच कैरी अ 20 kg लोड टू द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई स्टेयरकेस, के दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, 20 kg का मतलब लोड है दोनों के पास, और वो 10 मीटर हाई जो है वो मतलब स्टेयर से जा रहे हैं। कहता है कि स्टूडेंट ए जो है वो 10 सेकंड में पहुंचता है, स्टूडेंट बी जो है वो 20 सेकंड में पहुंचता है वहां पे। तो कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टूडेंट ए डज मोर वर्क देन बी, स्टूडेंट बी यूजेस मोर पावर देन ए, सी में कहता है बोथ स्टूडेंट डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क,
बट ए यूज मोर पावर। और बी ऑप्शन कहता है स्टूडेंट ए बी यूज द सेम पावर सिंस दे लिफ्टेड द वेट। आपको कहता है कि मतलब यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, ये ए है, ठीक है, और मतलब इसी के साथ दूसरा भी है, यहाँ पे बी है, ठीक है, ए एंड बी। अब ये जो है मतलब अपने दोनों यहाँ से 10 मीटर हाई जो है वो मतलब ये जाते हैं ऊपर, 10 मीटर दूर जाते हैं, और इनके पास क्या है 20 kg जो है वो लोड है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ से लेकर जाना है यहाँ पे। लेकिन मसला ये है कि ये ए स्टूडेंट जो है वो वहां तक 10 सेकंड में पहुंचता है, बी जो है वो कितने में पहुंचता है 20 में पहुंचता है। अब कहता है कि इसने ज्यादा वर्क किया, दूसरा कहता है नहीं इसने ज्यादा किया, तीसरा कहता है कि दोनों ने सेम किया। अब जाहिर बात है कि इसने भी वही मास मतलब सेम फासला था, सेम लोड था, वर्क डन किया, इसका भी वर्क डन वही हुआ, लेकिन चूंकि इसने टाइम कम लगाया है तो इसका पावर ज्यादा है, इसने टाइम ज्यादा लगाया है, इसका पावर क्या है कम है। तो इसी तरह 97 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सी, बोथ स्टूडेंट डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट स्टूडेंट ए यूज मोर पावर। कि इसमें जो 97 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो भी क्या है सी है। क्लियर? अच्छा, अब कहता है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, द लीनियर एक्सेलरेशन विल बी। रेडियस है 0.4 मीटर, ठीक, और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगी, तो हमें पता है कि a इज इक्वल टू आर अल्फा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, आर कितना है 0.4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा कितना है 6, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 आर 24, तो ये हो जाएगा 24 पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 98 में आपका करेक्ट ऑप्शन आता है डी। तो 98 में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है डी है, ठीक है। इसी तरह आप लोग 99 को देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है इस तरह, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह है ये वाला, ठीक है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है, मतलब ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है और इसमें एक ऑब्जेक्ट यू जो है वो क्या करता है रोटेट करता है। तो कहता है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा था, हमारे पास राइट हैंड रूल है, तो ये जो रूल है ये इस तरफ आएगा ऐसे, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसकी जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है सबकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो यहाँ पर इनके करेक्ट ऑप्शन को देखें, क्या कह रहा है कि टेंजेंशियल टू एनी पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज। डी ऑप्शन कहता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग इनटू द पेज, लेकिन यहाँ पर ये क्या है पॉइंटिंग अपवर्ड है, आउटवर्ड है, तो इसमें भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आता है। 99 का भी करेक्ट ऑप्शन क्या आता है सी आता है। अच्छा, इसके बाद 100 को देखते हैं। 100 जाहिर बात है, कहता है इफ अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा देन द आर्क लेंथ इज गिवन बाय, कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। आपने पढ़ा भी था कि ये है फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सर्कल, ठीक है, इसमें ये कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है इस तरह, ठीक है, ये इसके पास जो है मतलब ये इसका कोई आर्क लेंथ बढ़ रहा है ये वाला, ठीक, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस और ये आर्क। कहते हैं कि ये जो चीज है आर्क लेंथ है ये किसके इक्वल होती है, तो ये हमने पढ़ा था, सिंपल है s इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए, तो 100 का करेक्ट ऑप्शन है ए, 100 का करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। इसके बाद है 101 यानी 101, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, कहते हैं कि अ बॉल ऑफ वेट Fg इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द एयर, कि एक बॉल है उसकी कोई वेट है और वो एयर में डाउनवर्ड गिर रहा है। इफ द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट सम इंस्टेंट इज Fd, इसके ऊपर जो मतलब ड्रैग फोर्स भी लग रही है जो इसको मतलब क्या कर रही है रोक रही है,
बॉल डाउनवर्ड वेट की वजह से गिर रहा है, ड्रैग फोर्स अपवर्ड लग रही है। तो कहता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि नेट फोर्स इसके मतलब ये, अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉल है डाउनवर्ड गिर रहा है तो इसकी जो फोर्स है वो क्या है, Fg है, और ऊपर की तरफ लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है, Fd है। तो हम बोलेंगे कि Fg माइनस F जो है मतलब ये ग्रेविटी फोर्स है और ये ड्रैग है, ठीक है। तो ये जो है ये चीज आपके पास क्या होगी, नेट फोर्स, यानी Fg माइनस Fd। तो Fg माइनस Fd इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, बी है। तो 101 में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, बी आता है, ठीक है। अच्छा 102 में कहता है मोस्ट काइंड ऑफ फ्लूइड आर टर्बुलेंट रेदर देन लेमिनार बिकॉज ऑफ, कि ज्यादातर जो फ्लूइड होता है वो टर्बुलेंट फ्लो करता है, ठीक है, मतलब इर्रेगुलर जाता है। और उसकी सबसे वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह है हाई वेलोसिटी, कि जब वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है तो उसकी जो रेगुलर मतलब उसकी जो फ्लो है वो क्या हो जाती है, टर्बुलेंट हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाते हैं। और जितना वो जेंटल वेलोसिटी के साथ, कम वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उतना वो स्टेडी होता है, लेमिनार होता है। तो कहने का मकसद ये है कि टर्बुलेंट फ्लो की जो वजह है वो क्या है, हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी इसमें ऑप्शन है सी। तो 102 में करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। क्लियर है। अच्छा 103 को देखते हैं। अब देखते हैं 103 में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन द फ्लूइड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेस द फ्लूइड वेलोसिटी विल बी। कहता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या कहता है कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करें, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, ये ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जितना कम होता है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे A क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। तो जितना एरिया कम करोगे उतना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन है A, कि जितना एरिया डिक्रीज होगा उतनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो 103 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, A। अच्छा 104 को देखिए, वो है 104 जो है वो इक्वेशन ऑफ बर्नौली से, यानी बर्नौलीज इक्वेशन से है। कहते हैं वाटर फ्लो स्टेडीली थ्रू अ पाइप दैट ग्रेजुअली नैरो एट द वाइडर एंड द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। कि मतलब अगर यही पाइप है और जो उसका वाइडर एंड है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी अगर क्या है 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और जो दूसरी साइड है नैरो एंड जो है उसकी वेलोसिटी अगर क्या रखी जाए 3 मीटर पर सेकंड रखी जाए। तो अब आपसे पूछता है which statement is correct about the pressure in the narrow end compared to the wider end, ठीक है, कि इस पॉइंट पर इसकी जो है मतलब डायरेक्शन इसकी यहाँ पर इसकी प्रेशर क्या होगी। तो जाहिर बात है कि जितना ये नैरो होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतना जो है इसका क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। कहते हैं कि प्रेशर इज लोअर एट द नैरो एंड बिकॉज वेलोसिटी इज हायर, कि जितना यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना इसकी प्रेशर कम होगी। और इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए। 104 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है, ए आता है, ठीक है। 105 में आपके पास क्या कहता है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ वेव मोशन, कि वेव मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो हमने पढ़ा था, यहाँ पर इसके ऑप्शन भी गिवन है, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। तो जिस मीडियम से इसने पास होना है वो इलास्टिक होना चाहिए। तो 105 के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या है, इलास्टिक है। 106 के अंदर क्या कहता है कि प्रोग्रेसिव वेव इज वन इन विच, कि प्रोग्रेसिव वेव कौन सा होता है और उसके अंदर क्या होता है। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है डज नॉट वाइब्रेट द मीडियम, कैरी एनर्जी अक्रॉस द मीडियम, प्रोपगेट ओनली थ्रू एयर, रिक्वायर डेंसर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लेकिन इनमें आप रीड करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि एनर्जी कैरी होती है अक्रॉस द मीडियम, ठीक है। तो 106 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। क्या है, बी। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है 107 में स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इंक्रीजेस विद,
कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो जब ट्रेवल करती है वो किस चीज के साथ इंक्रीज होती है? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लोअर टेम्परेचर, लोअर ह्यूमिडिटी। तीसरा ऑप्शन है कि आपके पास हायर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर या हायर डेंसिटी एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप कहोगे कि V जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है स्क्वायर रूट के साथ। तो आप कहोगे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? टेम्परेचर के साथ और ह्यूमिडिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 108 में, 108 को देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं और देखो जरा। कहता है कि a wave has a velocity of 300 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी 100 हर्ट्ज। कि एक वेव है उसकी वेलोसिटी जो है उसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 100 हर्ट्ज है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हम मीडियम चेंज कर दें और इसकी वेलोसिटी को भी डबल कर दें लेकिन उसकी जो है फ्रीक्वेंसी को चेंज ना कर दे तो इसके वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये एक मीडियम से पास हो रहा है और हमने इसका मीडियम चेंज कर दिया। मीडियम चेंज करने से हुआ क्या? मीडियम चेंज करने से हुआ ये कि इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल कर दिया। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को एज इट इज छोड़ दिया। और तो कहा कि इसके वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे पास क्या है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा है ना ये, तो लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। अब मैं आपको कहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वेलोसिटी को डबल कर रहा हूं लेकिन फ्रीक्वेंसी एज इट इज है। तो जो इसके वेवलेंथ के ऊपर फर्क पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? जाहिर बात है वो भी डबल हो जाएगा ना कि ये 2 और v बाय एफ की वजह से क्या आ जाएगा? लेमडा। तो इसका ये मकसद है कि यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ b क्या होगा? डबल, और डबल जो है उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर b है। तो 108 में आपके पास क्या आ रहा है? b आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है 109 में व्हेन अ पार्टिकल इज गिवन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी decreases continuously and become equal to 0 at extreme position, remain constant या become maximum at the extreme position। तो आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास ये मान स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है। और ये इसकी मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है यानी ए और ए प्राइम। और ये जो है ये इसके दरमियान क्या कर रहा है? यू जो है इसके दरमियान क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। एसएचएम मोशन इसकी हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कहता है कि मीन पोजीशन से जब ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो जाहिर बात है इस टाइम पर इसकी मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे जैसे इस तरफ आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और यहाँ पर पहुंचते ही ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसी तरह 109 में आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो 109 में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है। 110 को देखें कि हीट will spontaneously flow from low to higher internal energy, high pressure to low pressure, cold to hot। तो आप लोगों को मैंने ये बताया भी था कि हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें 110 में मतलब 110 में 110 में आपका करेक्ट ऑप्शन आता है डी। क्लियर? अच्छा, तीसरा आपके पास अच्छा अब आपके पास है 111 नंबर। तो उसमें कहता है कि द मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट उसका क्या है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपके पास है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री या 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो जब इसका यूनिट फाइंड आउट करोगे तो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ये क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय N और T इज इक्वल टू Cm। तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पर इनका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो 111 में भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 112 में 112 में क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम द आइडियल गैस हैज CV is equal to 3/2R, then the CP will be। आपको कहता है कि एट STP के अंदर
जो CV की वैल्यू है वो है आपके पास 3/2R। तो आपको कहते हैं कि CP की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबको पता है कि CP = CV + R होता है। तो CV की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2R + R, ठीक है। तो इनको जब आप CP की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या करें 3/2 + 1 और R कॉमन ले लें, LCM ले 2 + 3, ये क्या हो जाएगा 5/2R। तो ये क्या हो जाएगा 5/2R। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है C। तो 112 के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है C आ रहा है, ठीक है। अच्छा 113 के अंदर क्या कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है E = F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। तो 113 के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है डी आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद है 114 यानी 114 के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है कि कूलम लॉ फिट विल इनटू, कि कूलम लॉ जो है वो कौन से लॉ के अंदर फिट आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या गॉस लॉ। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है A और ये एक ऑब्जेक्ट है B, तो जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ये इसके ऊपर लगा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था ना F12 = F21, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी जो है ना मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा वाला इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी तरह न्यूटन लॉ ने भी ये कहा था कि ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो 114 के अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है वो है C, और ये न्यूटन थर्ड लॉ को विल जो है वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 को। हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। इसको हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया था कि एक चार्ज अगर एक पॉइंट से आप किसी और पॉइंट पर लेकर जा रहे हो उसके ऊपर वर्क डन करोगे तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का होता है कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल शायद कम हो, यहाँ पर आप लोग लेकर आए, ठीक है। तो कितना वर्क डन किया इस चार्ज के ऊपर, इसको हम लोगों ने U से रिप्रेजेंट किया था। और ये आपके पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका मकसद ये है कि 115 के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन आता है डी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखते हैं कि 116 और 117 के अंदर क्या आता है, ठीक है। अच्छा तो अब आपसे पूछ रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें और उसकी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें तो पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है P = V²/R। अगर इसको हम डबल कर दें 2V कर दें, ठीक है, तो इसके ऊपर की स्क्वायर इसके ऊपर की स्क्वायर R वही है, तो जाहिर बात है पावर जो है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज होगा। क्या होगा 4 टाइम इंक्रीज होगा। और 116 के अंदर जो 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है वो है ऑप्शन सी। लास्ट आपके पास है 117 के व्हेन द एरिया वेक्टर A इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि आपके पास A जो है वो मतलब आपके पास ये जो वेक्टर का एरिया है ये वाला एरिया ये उस फील्ड लाइन का पैरेलल आ रहा है। और तो आप बता दें कि यहाँ पर जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यानी phi = B.A होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक जो फील्ड आ रही है इससे पास हो रही है, तो इसका यहाँ पर मतलब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 होगा, BA cos 0, BA cos 90 या B/A। तो जब डॉट है तो यहाँ पर आ जाएगा BA cos θ, तो यहाँ पर चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर θ = 0 है, तो ये हो जाएगा θ = BA और ये हो जाएगा cos 0। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है बी है। तो ये था आप लोगों का MDK 2025 का फिजिक्स पोर्शन, ये रही आपकी की और ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सप्लेन किए। अब आप बता दें कि आपके फिजिक्स पोर्शन के अंदर कितने क्वेश्चन आपके सही है और कितने आपके गलत है। तो जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई कर लिया है मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो।
और जिन लोगों ने मतलब अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ, उनका ज़बरदस्त तरीके से नहीं हुआ, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो अल्लाह ने इसके लिए बहुत बेहतर प्लान आपके लिए बनाई है। तो आप अपनी फील्ड में, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह मज़ीद और मज़ेदार लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।